हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैंने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका सेकेंड पार्ट आज मैं लेकर आ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है NH2CH2CH2 का होल ट्वाइस COOH किस प्रकार का यौगिक है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं। ए है अल्फा एमिनो एसिड, बी दिया है हमारा बीटा एमिनो एसिड, सी गामा एमिनो एसिड और डी डेल्टा एमिनो एसिड। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। ये हमारा यौगिक हमारा गामा एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर हम लोग गामा एमिनो एसिड को टिक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एमिनो एसिड को डिफाइन किया है। देखिए, एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है। यहाँ पर देखिए ये COOH ग्रुप को दिखाया गया है और यहाँ पर NH2 ग्रुप दिखाया गया है। यहाँ पर R हमारी साइड चेन है जो हमारी यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एमिनो एसिड को हम COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर हमारा NH2 ग्रुप COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे जुड़ा होगा तो उसे हम अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। जब हमारा NH2 ग्रुप COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे जुड़ा होगा तो उसे हम बीटा एमिनो एसिड, और जब हमारा NH2 ग्रुप COOH के ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा या डेल्टा पोजीशन पे जुड़ा होगा तो हम उसे क्रमशः गामा या डेल्टा एमिनो एसिड कहते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है अल्फा एमिनो एसिड COOH CH2CH COOH NH2 की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ए दिया है न्यूट्रल, बी दिया है बेसिक, सी दिया है एसिडिक और डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये एमिनो एसिड है इसमें 2 COOH ग्रुप मेंशन किए गए हैं, जबकि NH2 ग्रुप हमारा यहाँ पर एक है। तो हमारे यहाँ पर COOH ग्रुप की संख्या ज़्यादा है, तो जो हमारा ये एमिनो एसिड है वो हमारा एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। मीन्स हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एमिनो एसिड्स को डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है न्यूट्रल एमिनो एसिड, इनमें एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या समान रहती है। जैसे हमारा ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है और भी हमारे एमिनो एसिड ऐसे हो सकते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एसिडिक अमीनो एसिड को मेंशन किया है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अमीनो ग्रुप से अधिक होती है। जैसे हमारे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को डिफाइन किया हुआ है। देखिए जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है इसमें 2 COOH ग्रुप जुड़े हैं। जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है इसमें भी देखिए 2 COOH ग्रुप है, जबकि NH2 ग्रुप दोनों में एक एक ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बेसिक अमीनो एसिड, इनमें एमिनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिल ग्रुप से अधिक होती है। जैसे हमारे लाइसिन दिया है, आर्जिनिन दिया है और हिस्टीडीन दिया है। देखिए यहाँ पर जो हमारा लाइसिन है इसमें COOH ग्रुप 1 है और NH2 ग्रुप हमारे यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं। आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक मीन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, जिन्हें हमें डाइट के रूप में लेने की आवश्यकता होती है, वो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ अमीनो एसिड को हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इस प्रकार इनको अपनी डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बे अमीनो एसिड जिन्हें अपनी डाइट में हमें लेने की आवश्यकता होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड को हम एक ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रखते हैं। यह अमीनो एसिड को हम प्राइवेट टिम हॉल के द्वारा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर P का मतलब फिनाइल एलानिन, B का मतलब वेलिन, T का मतलब ट्रिप्टोफेन, नेक्स्ट ईयर्स का मतलब हमारा थ्रियोनिन, I मीन्स आइसोलिसिन और M का मतलब मेथियोनिन है। यहाँ पर जो H है H हमारा हिस्टीडीन, A हमारा आर्जिनिन और जो हमारे L हैं वो हमारे लाइसिन और ल्यूसिन को रिप्रेजेंट करती हैं। इस ट्रिक के द्वारा हम एसेंशियल अमीनो एसिड को आसानी से याद रख सकते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड से हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अल्फा एमिनो एसिड प्रकाश सक्रिय मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए ए है अलानिन, बी दिया है ग्लाइसिन, सी दिया है लुइसिन और डी दिया है बेलिन। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा कि जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। और कायरल कार्बन क्या होता है आपको पहले से मालूम है, वह कार्बन जिनमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं कायरल कार्बन कहलाता है। चलिए हम लोग इसे आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अल्फा एमिनो एसिड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है, सभी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड
एल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। यहाँ पर देखिए एल कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया है। तो एल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसे हम वर्टिकली इस टाइप से प्लेस करते हैं जिसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप हमारा टॉप में रहे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने COOH को दिखाया। उसके बाद हम कायरल कार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में जुड़ा है, इसका मतलब जो हमारा ये अमीनो एसिड है वो हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा कायरल कार्बन से लेफ्ट साइड में जुड़ा है तो हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कायरल कार्बन के राइट साइड में जुड़ा होता है तो हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड बाय, ए दिया है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इनटू मीडियम, बी दिया है वाई एडिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मीडियम, सी दिया है वाई इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, सी दिया है वाई इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो ज्विटर आयन है वो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज के द्वारा बनता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ज्विटर आयन को मेंशन किया है। सॉलिड स्टेट में अमीनो एसिड ज्विटर आयन मींस हमारा क्या है, डाइपोलर आयन और इनर साल्ट, मींस जो हमारा ज्विटर आयन है उसे डाइपोलर आयन और इनर साल्ट भी कहते हैं, के रूप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ज्विटर आयन में कार्बोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन का ट्रांसफर अमीनो ग्रुप को कर देता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर COOH ग्रुप है ये अपने एक प्रोटॉन को NH2 को ट्रांसफर कर देगा, जिससे जो COOH ग्रुप हमारा वो COO नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो NH2 ग्रुप है वो NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम ज्विटर आयन या इंटरनल साल्ट कहते हैं। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए सम विभव बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड किस ओर गति करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया कैथोड, बी दिया एनोड, सी दिया बोथ ए एंड बी और डी दिया है नॉट मूव। तो आपको याद रखना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को देखते हैं। देखिए वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में माइग्रेट करना बंद कर देता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। आपको यहाँ पर देखिए नोट करके भी दिया हुआ है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रॉपर्टी का यूज प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से प्राप्त डिफरेंट अमीनो एसिड के सेपरेशन में किया जाता है। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीनो एसिड में निम्न पर न्यूनतम घुलनशीलता होती है। ए दिया है pH = 3, बी दिया pH = 8, डी सी दिया हमारा pH = 7 और डी दिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ही है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड की घुलनशीलता मिनिमम होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पेंटापेप्टाइड को बना के देखेंगे और उसके बाद हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेंटापेप्टाइड में हमारे 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 मीन्स हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब अमीनो एसिड एलानिन मींस जो हमारा आर दिया है वो हमारा क्या है CH3 को 7.3 के pH वाले घोल में मिलाया जाता है तो एलानिन हो जाता है। यहाँ पर ए दिया है कैटायन, बी दिया हमारा ज्विटर आयन, सी दिया है नॉन पोलर और डी दिया है एनायन। तो आपको याद रखना है कि जब हम अमीनो एसिड को एल्कलिन सोल्यूशन में मिलाते हैं तो हमारा अमीनो एसिड एनायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे देखते भी हैं। देखिए एसिडिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। देखिए यहाँ पर जब हमारा सोल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा COO नेगेटिव है ये यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर COOH ग्रुप हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा NH3 पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो कैटायन की फॉर्म में रहेगा और जब कैटायन की फॉर्म में होगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड की ओर मूव करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए एल्कलिन सोल्यूशन में अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मींस एनोड की ओर मूव करता है। यहाँ पर देखिए जब हम एल्कलिन सोल्यूशन लेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर OH दिखाया है, तो जो OH है हमारा ये हमारा NH3 से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर को निकाल देगा। जब यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये हमारा NH3 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा मींस न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो COOH पर नेगेटिव चार्ज जैसा था वो वैसा ही रहेगा और ये एनायन की फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर जो ये एनायन की फॉर्म में है इसलिए ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मींस एनोड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखने हैं।
यहां पर देखिए हम लोगों ने पीएच स्केल को मेंशन किया है। जब पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच रहेगी तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक रहेगा, जब 7 से 14 के बीच वैल्यू रहेगी तो हमारा सोल्यूशन बेसिक रहेगा, और जब पीएच वैल्यू 7 रहेगी तो हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यहां पर हमारे ऑप्शन दिया, ए दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी दिया टर्सरी स्ट्रक्चर और डी दिया है हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑप्शन हमारा बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मींस जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम 1953 में डिटरमाइन किया था। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर उस मैनर को बताती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड और अरेंज होती है। दैट इज ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को शेप और कन्फर्मेशन देती हैं। मींस ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को शेप और कन्फर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। यहां पर देखिए यहां पर मेंशन किया है पॉलिंग एंड कोरे ने एक्सरे पैटर्न के द्वारा बहुत सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बताया कि ये दो कॉमन टाइप की स्ट्रक्चर शो करती हैं। जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर दिया है निम्न में कौन सी टेक्निक प्रोटीन की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त होती है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, ये हमारी टेक्निक प्रोटीन की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने टर्सरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग, क्वाइलिंग एंड बेंडिंग के कारण टर्सरी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। मींस पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या हो रही है, फोल्डिंग, क्वाइलिंग एंड बेंडिंग के कारण हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर मिल रही है। फोल्डिंग, क्वाइलिंग एंड बेंडिंग के कारण ये 3D स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेती है। मींस हमारी जो फोल्डिंग, क्वाइलिंग, बेंडिंग है इससे इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, 3D हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया है इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन मॉलिक्यूल बेंड एंड ट्विस्ट होकर मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लोएस्ट एनर्जी प्राप्त कर लेता है। यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट प्राप्त कर लेता है। तो मींस यहां पर ये रहेगा कि जो हमारी प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम या हम कह सकते हैं इनकी एनर्जी लोएस्ट होती है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया लिनियस पाउलिंग और रॉबर्ट कॉरी ने 1951 में स्थापित की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बी दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सी दिया टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लिनियस पाउलिंग एंड रॉबर्ट कॉरी ने 1951 में प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन की पहचान करने में निम्न में से कौन सा रीजन कार्य में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉन्सेंट्रेट HNO3, बी दिया है निनहाइड्रीन, सी दिया है कॉपर सल्फेट और डी दिया है हमारा एसिटिक एसिड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। एसिटिक एसिड हमारा प्रोटीन के टेस्ट में यूज़ नहीं होता है, बाकी हमारे कॉन्सेंट्रेट HNO3, निनहाइड्रीन और कॉपर सल्फेट ये सभी यूज़ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर टेस्ट दिए हैं प्रोटीन के कुछ। पहला टेस्ट हमारा दिया है बायरो टेस्ट। बायरो टेस्ट में हम प्रोटीन का एल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन ऐड कर देते हैं जिससे हमें वॉयलेट कलर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में हमें प्रोटीन में कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करना होता है जिससे हमें येलो कलर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट है। इसमें प्रोटीन को निनहाइड्रीन के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ बॉयल करते हैं जिससे वॉयलेट कलर हमें प्राप्त हो जाता है। लास्ट हमारा दिया है मिलन्स टेस्ट। इसमें हम लोग मिलन्स रीजन की रिएक्शन प्रोटीन से कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो गर्म करने पर रेड हो जाता है, यहाँ पर जैसा मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया है जो हमारा मिलन्स रीजन है वो हमारा क्या है, देखिए मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर ये मिलन्स रीजन को मेंशन किया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड, बी दिया है सी टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सी दिया है बोथ ए एंड बी और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो जो हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है इसका प्रयोग एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड के निर्धारण में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर दिया है मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एन टर्मिनल, मीन्स एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हैं। यहाँ पर ए दिया है सेंगर मेथड। सेंगर मेथड में हमारा जो रीजेंट है वो हमारा क्या रहेगा 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, जो हमारा सेंगर रीजेंट है। यहाँ पर बी दिया है हमारा एडमिन मेथड। एडमिन मेथड में हमारा जो एडमिन रीजेंट है वो हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए हम लोग सी टर्मिनल के लिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है मेथड फॉर आइडेंटिफाई सी टर्मिनल। यहाँ पर ए दिया है रिएक्शन विद हाइड्राजीन और बी दिया हमारा एंजाइम मेथड। ये हमारे मेथड सी टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं और जो हमारा सेंगर मेथड और एडमिन मेथड था वो हमारा एन टर्मिनल के आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया ए एमाइड, बी दिया इमाइड, सी दिया हमारा पेप्टाइड और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड है वो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दिखाया है, यहाँ पर दो ये अमीनो एसिड हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस में 3 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं तो कितने प्रकार के ट्राइपेप्टाइड का बनना संभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है A 2 V 3 C 4 और D दिया है 6। चलिए तो पहले हम लोग इसके आंसर को पहले चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यदि पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस से N टाइप की अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं तो फैक्टोरियल N टाइप की पेप्टाइड पॉसिबल होंगी। इफ N = 2 तो हमारी पॉसिबल डाइपेप्टाइड की वैल्यू फैक्टोरियल 2 रहेगी। फैक्टोरियल 2 को ओपन करने पे हमारा 2 प्राप्त होता है। अब N = 3 है तो हमारी ट्राइपेप्टाइड कितनी रहेंगी फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 बराबर 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू हमारा 6 रहेगा, जैसा हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पेप्टाइड बॉन्ड एक है, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कोवेलेंट, बी दिया आयनिक, सी दिया मेटेलिक और डी दिया हाइड्रोजन। तो जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन का डीनेचुरेशन किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है बॉइलिंग, बी दिया है मिनरल एसिड, सी दिया अल्कालीज और डी दिया ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट रहेगा कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन है वो सभी के द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग डीनेचुरेशन को देखते हैं। यहाँ पर वह प्रोसेस जिसमें प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन प्रभावित हुए बिना फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, डीनेचुरेशन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए डीनेचुरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखिए डीनेचुरेशन पीएच चेंज करने पर, टेम्परेचर, साल्ट की प्रेजेंस और केमिकल एजेंट के कारण होता है। मींस जो डीनेचुरेशन है वो पीएच चेंज करने पर, टेम्परेचर, साल्ट की प्रेजेंस, केमिकल एजेंट के कारण होता है। यहाँ पर नोट करके पॉइंट्स दिए गए हैं। डीनेचुरेशन से टर्सरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर रीअरेंज हो जाती हैं, लेकिन प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है। आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा दिया है डीनेचर्ड प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है डीनेचुरेशन के दौरान प्रोटीन मॉलिक्यूल अनकॉइल होकर एक ऑर्डर्ड एंड स्पेसिफिक कंफर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। मींस डीनेचुरेशन के द्वारा क्या रहेगा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो अनकॉइल हो जाएंगे और स्पेसिफिक कंफर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, फर्स्ट एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन प्रेजेंट इन व्हाइट ऑफ एन एग, मतलब एग में जो हमारा एल्बुमिन है उसका कोगुलेशन हमारा इसका एग्जांपल है। सेकंड हमारा दिया है कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म चीज। मींस चीज बनने में जो हमारा एसिड के द्वारा मिल्क का कोगुलेशन होता है वो हमारा डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। थर्ड हमारा दिया कर्डिंग ऑफ मिल्क, मींस हमारा जो दूध है उसका जो फटना है वो भी हमारा डीनेचुरेशन का एक एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन को कहते हैं। मींस प्रोटीन की अनफोल्डिंग को कहते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया है ए रीनेचुरेशन, बी दिया डीनेचुरेशन, सी ऑक्सीडेशन और डी रिडक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में अभी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए प्रोटीन के टाइप को मेंशन किया हुआ है। प्रोटीन हमारी मेनली दो टाइप की होती है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर देखिए फाइब्रस प्रोटीन में इसमें लॉन्ग लीनियर प्रोटीन चेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। मीन्स हमारा क्या है, जो लॉन्ग लीनियर प्रोटीन चेन है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड होकर 3D स्फेरॉइडल शेप बनाते हैं तथा इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारी फाइब्रस प्रोटीन में ये कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्वेबल बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में सॉल्वेबल होते हैं। जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें देखिए ये वाटर, एसिड्स और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेबल होते हैं। आपको इन दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर हमारी देखिए फाइब्रस प्रोटीन है, इनके एग्जाम्पल दिए हैं केराटिन इन स्किन, हेयर, नेल एंड बूल्स। यहाँ पर देखिए फाइब्रोइन इन सिल्क और जो हमारा यहाँ पर लास्ट में दिया है मायोसिन इन मसल्स, जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इनके एग्जाम्पल हैं हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन इन एग, ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो हमारा इंसुलिन दिया गया है। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान देने हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंजाइम मूल रूप से होते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है पॉलीसैकेराइड, बी दिया है सुगर्स, सी दिया हमारा पॉलीपेप्टाइड और डी दिया हमारा पिरिमिडीन बेस। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। एंजाइम्स हमारे मूल रूप से पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए मेंशन किया हुआ है केमिकली एंजाइम्स नेचुरली अकरिंग सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। मींस जो हमारे मेनली जितने भी एंजाइम हैं वो सभी ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम का एक्शन हाईली सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक होता है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया हुआ है जो हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और प्रोटीएज है ये सभी एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और जो हमारा प्रोटीएज है ये एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम होता है। यहां पर ए दिया है मोस्ट एक्टिव, बी दिया है मीडियम एक्टिव, सी दिया हमारा इनएक्टिव और डी दिया है नॉन ऑफ दी। तो जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसमें एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंशन किया हुआ है। वह टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर अबाउट हमारा कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच अराउंड 7। मींस हमारा जब टेम्परेचर 37 होगा और पीएच हमारी 7 रहेगी तो हमारी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंसुलिन है एक, ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट, बी दिया प्रोटीन, सी दिया फैट और डी दिया हमारा नॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा। जो इंसुलिन है वो हमारी एक प्रोटीन है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए हम लोगों ने इंसुलिन को डिफाइन भी किया हुआ है। इंसुलिन एक प्रोटीन मींस हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम की लॉक एंड की सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ए दिया है हमारा फिशर, बी दिया है वर्जर, डी सी दिया है पॉलिंग और डी दिया ऑल ऑफ दी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारा लॉक एंड की सिद्धांत है वो फिशर के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर एंजाइम की रिएक्शन दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा, पहले यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो हमारा ईपी दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारा ईपी दिया है वो हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार एंजाइम सबस्ट्रेट में इस प्रकार फिट हो जाते हैं जैसे कि लॉक में फिट हो जाती है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार एक की केवल एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर सकती है उसी प्रकार एंजाइम का एक्शन स्पेसिफिक होता है। मींस हमारे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होगा जो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है
कोफैक्टर हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए दिया है मेटेलिक कैटायन, बी दिया एनायन, सी दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड और डी दिया ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर जो हमारे कोफैक्टर हैं वो हमारे सभी टाइप के हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर कोफैक्टर को डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, यह एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन है जो कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम के रोल के लिए आवश्यक होता है। मींस कोफैक्टर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कोफैक्टर को हेल्पर मॉलिक्यूल माना जा सकता है जो बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करते हैं। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंजाइम की सक्रियता किस पर निर्भर करती है। ए दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, बी दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सी दिया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है जो एंजाइम है इनकी सक्रियता हमारी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की पीएच पर भी करती है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दी विटामिन्स विच फंक्शंस एज कोएंजाइम। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए नियासिन, बी दिया है राइबोफ्लेविन, सी दिया है हमारा बोथ ए एंड बी और डी दिया है नॉन। तो हमारा जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा सी यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए कोएंजाइम को डिफाइन किया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो रिएक्शन के टाइम पर एंजाइम से जुड़ जाता है कोएंजाइम कहलाता है। यहाँ पर देखिए सेवरल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, मीन्स हमारे जो बहुत से कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन के द्वारा डिराइव्ड हुए हैं, जैसे हमारा थायामिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन हमारे दिए गए हैं। आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नोट करके भी दिया है। देखिए प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्फा एमिनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट प्राप्त होता है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। आपको यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप को डिफाइन करके दिखाया गया है। तो आपको हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहें एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।